हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक चौहान और आज मैं आ चुका हूं एक और व्यक्ति का इंटरव्यू करने। आज मैं हूं जयपुर राजस्थान में। तो आज जिनसे मैं बातचीत करने वाला हूं वो है अविनाश सोनी, जिन्होंने जयपुर में थिएटर किया, जयपुर इप्टा के साथ। उसके बाद वो एफटीआई पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए और वहां से उन्होंने एक्टिंग में अपना मास्टर्स किया 2017-19 बैच से। एक एक्टर के तौर पर उनके कुछ काम हैं: चीयर्स, डिस्पैच, 100, सबका साई, पर्दा, अनयूजुअल लिफ्ट, प्रशांत के कुछ ख्वाब, जेनेसिस और साइबर। इसके साथ ही उन्होंने एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसका नाम मुंबई इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल था, 2022 में वहाँ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और हाँ, इस बीमारी को समझते हैं कि लोग एक्टर क्यों बनना चाहते हैं भाई। तो एक सीरियस नोट पे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम एक्टिंग कोच भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अविनाश सोनी के साथ। इप्टा में बहुत जाती थी यहाँ से कचौरी। हाँ, थिएटर के टाइम पे। वहाँ पे हाँ, इप्टा में जब मैं था थिएटर करता था तो बहुत जाती थी यहाँ से। आए दिन तो नाश्ता होता था, मतलब स्नैक्स, क्या बोलते हैं उसको, स्नैक्स। कचौरियों के बिना तो थिएटर भी अधूरा है, समोसे के बिना भी अधूरा है। तो कचौरी लवर या समोसा कचौरी प्याज की, है? प्याज की कचौरी, प्याज की कचौरी, और वो नहीं मिले तो उसके बाद समोसा और चाय। अच्छा, प्याज की हो रही है, दाल की पड़ी है। दाल की गरम है क्या? दाल की गरम है क्या भैया? मैंने इससे बढ़िया कचौरी अपने आसपास में, मतलब सिटी में तो नहीं खाई, और अभी से नहीं, मैंने बताया ना थिएटर के टाइम से खा रहे। इप्टा में संजय सर आए दिन मंगाते थे। भाई जोरदार कचौरी। हाँ भैया। शुरुआत में जब फिल्में देखना शुरू किया ना, तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में ही देखना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर मेरे फादर है जिनको बहुत ज़्यादा शौक है फिल्में देखने का, और दूरदर्शन पे वही ब्लैक एंड वाइट फिल्में आया करती थी। दिलीप कुमार की बहुत फिल्में होती थी, और कोई देवानंद की हो गई, राज कपूर की हो गई। शुरुआत तो यहीं से हुई, कोई सुनील दत्त की फिल्म आ रही थी। तो मेरे को याद है, मैंने आवारा का एक सीन देखा था राज कपूर का, जिसमें वो कन्फेशन करता है कि हाँ मुझे फांसी दो, मैंने गुनाह किया है, मैं चोर हूँ, और पूरे अदालत का सीन होता है। वो सीन देख करके मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा कनेक्ट हो रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं राज कपूर की जगह पर हूँ और मैं पूरा उससे जुड़ पा रहा हूँ, और मैं इसको परफॉर्म करूँगा तो कैसे करूँगा। हालांकि उसको पता नहीं था उस वक्त की इस चीज़ का कि हाँ भी ठीक है, इसी को मतलब ये अच्छी एक्टिंग होती है या कैसी एक्टिंग होती है, ये सब तो पता नहीं होता अपन को, क्योंकि मज़ा आ रहा है, अपन देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे को बचपन से एक्टर बनना था, मतलब वो वैसी चीज़ नहीं है कि किसी को बचपन से एक्टर बनना होता है ना, वो कॉन्सेप्ट मेरे को कम समझ में आता है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई बचपन से एक्टर बनना चाहता है, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस ही रहता है, आप इन्फ्लुएंस ही होते रहते हो, आपको मज़ा आने लगता है। राज कपूर से शुरुआत हुई, फिर दिलीप कुमार की फिल्में देखना शुरू किया, फिर सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखने जा रहे हैं, टिकट सस्ते होते थे, कैसे तैसे जुगाड़ करके चले गए, फिर अपन ने फिल्में देख ली। फिर एफटीआई में जब हुआ, हाँ, तो जब आप ऐसे, मतलब वो तो फिल्म स्कूल है, सिनेमा एक्टिंग के लिए है, तो नाटक से जब अपन सिनेमा में जाते हैं तो वो बदलाव आया होगा। हाँ बदलाव आया, बिल्कुल तो बदलाव वो किस आया। तरीके का मतलब बदलाव है कि ये जब अपन स्क्रीन पे जा रहे हैं और अपन पहले थिएटर कर रहे थे, तो क्या चेंजेस दिखाई दिए कि हाँ यार ये मेजर है? यार ऐसा चेंजेस तो सबसे बड़े ये थे कि जब जब हम थिएटर करते थे, देखो थिएटर जब इंसान करना शुरू करता है ना, तो किसी को भी ये नहीं पता होता कि एक एक्टर की जर्नी, एक एक्टर की डायरेक्ट जर्नी क्या होती है। डायरेक्ट जर्नी कोई नहीं होती एक्टर की, जो मुझे समझ में आता है। एक एक्टर स्टार्टिंग में किसी को मिमिक करेगा, मतलब मैं एक्टर भी अपन हटा देते हैं, एक्टर छोड़ देते हैं अपन। एक नॉर्मल ह्यूमन, एक पर्सन, एक इंसान किसी को सबसे पहले मिमिक करेगा, उसकी नकल उतारेगा, उसके बाद में उसको समझ में आएगा कि मैं उसके जैसा कर रहा हूँ या उसके जैसा नहीं कर रहा हूँ। वो वहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन का लेवल ढूंढेगा, यही तो करेगा, वो यही करेगा। बेसिक यही होता है, शुरुआत ऐसी होती है कि आप कोई आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला, या कोई आपके घर में हो चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, आपने उसको देखा, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसकी नकल करना शुरू किया, आपने उसको इमिटेट करना शुरू किया, मिमिक करना शुरू किया। फिर आपने देखा कि हाँ यार मैं इसकी आवाज़ निकाल पा रहा हूँ,
है ना, या मैं इसकी जैसी बॉडी लैंग्वेज बना पा रहा हूँ, या मैं लोगों को हंसा पा रहा हूँ, इसी तरीके से आप शुरुआत हंसाने से ही शुरुआत होती है। हंसाने से ही शुरुआत होती है। आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, एंटरटेनिंग बनना, मतलब एंटरटेनमेंट पैदा करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, लोगों को मजा आए, वो एंटरटेन हो कि हाँ यार कितनी अच्छी कर रहा है यार तुम, और तू तो बिल्कुल उसके जैसे आवाज़ निकाल रहा है, और तू तो बिल्कुल उसके जैसे बैठ रहा है, आदमी खुश भी होता है और आदमी देख रहा है कि यार इसके अंदर कुछ टैलेंट है, लेकिन आपको तब भी खोजना होगा वो टैलेंट क्या है, शेप देने के लिए, शेप देने के लिए। आपको पता नहीं है वो एक्चुअल में टैलेंट है भी या नहीं। हो सकता है मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि आपने किसी को, हो सकता है आप किसी की नकल बहुत अच्छी कर लेते हो, 100%, है ना, हो सकता है। वो शुरुआत वैसी ही होती है कि कोई उसमें अच्छा होता है, कोई नहीं होता है, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप स्टेज करना शुरू करते हो या थिएटर करना शुरू करते हो इनिशियल लेवल पे, तो आप उस नकल करने के प्रोसेस को परफॉर्मेंस तक लेके जाते हो। आपको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मिलती है, एक डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट कर रहा है, डायलॉग मिलते हैं, आप काम करते हैं परफॉर्मेटिव टेरिटरी, आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्ट कोई भी उस जर्नी पे जाता होगा जब वो एक्टर बनता होगा। आप शुरू में एक परफॉर्मर होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको एक अच्छा परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास परफॉर्मेंस करने का कॉन्फिडेंस है, आपके पास इतने क्राउड के सामने, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने खड़े होने का कॉन्फिडेंस है, तो आप, या उनसे आंखें मिलाने का आपके पास में कॉन्फिडेंस है, तो आप परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो बेसिक तो यही है ना, हाँ बेसिक यही है। फिर नर्वस एनर्जी आपको परेशान करेगी, फिर धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, तब निकलते हो आप एक परफॉर्मर से एक एक्टर की जर्नी पे, जो कि एफटीआई ने मुझे महसूस कराया। यानी जब मैं थिएटर कर रहा था तो मैं नहीं बोलूँगा मैं बहुत ब्रिलियंट एक्टर के एक जर्नी पे जा चुका था, ऐसा नहीं है। मैं एक अच्छा परफॉर्मर था, मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं स्टेज करता था। एफटीआई जाकर के वो डिफरेंस समझ में आया कि हाँ यार, एक परफॉर्मेटिव टेरिटरी और एक्टिंग, एक परफॉर्मेंस और एक्टिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक जब एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा होता है, और वो परफॉर्मेंस शो ऑफ वाले जोन में ज़्यादा होती है कि आप सामने वाले को प्रूव कर देना कि मैं एक्टर प्रूव करो, जताओ, बताओ कि देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। या आप खुद के इतने जोन में होते हो कि आप इम्प्रेसिव टेरिटरी में काम कर रहे होते हो, आप इम्प्रेस कर रहे होते हो, आप इम्प्रेसिव होते हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। एफटीआई ने ये गलतफहमी दूर की कि आपको इम्प्रेसिव होने से कहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है। तो मेजर डिफरेंस मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि आपको मोमेंट में रहना सीखना होगा, आपको बीइंग को समझना पड़ेगा, जस्ट बी इन द मोमेंट जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेटिव टेरिटरी से निकलने की, या मुझे निकलने में मदद करने की कोशिश की, जो भी मेरे प्रोफेसर, जो भी मेरे उस्ताद, जो भी मास्टर्स वहाँ थे। और मुझे ये समझ में आया कि यार आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तो आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरह के वैलिडेशन के लिए एक्टिंग मत करो कि कोई आपको बताए कि यार तुम कितना अच्छा कर रहे हो। आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कह लो, या आपका जो ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न होता है, या जो ऑर्गेनिक बिहेवियर होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस स्थिति में आप एक ह्यूमन के तौर पे सबसे पहले एज ए ह्यूमन आप कैसे रिएक्ट करोगे। एज एन एक्टर तो बाद में आता है। तो ये ड्रास्टिक चेंज है जो समझ में आया, जो स्टेज पे सिर्फ कर करके वो एक अलग फीलिंग में ले जा रहा था कि इंप्रेसिव बना रहा था, मुझे एक्सप्रेसिव बना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब आप थिएटर करते हो, और बहुत ही ऐसा मेरा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे जोन में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव प्रोसेस में काम कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका जो बीइंग हो, वो काफ़ी रिजिड हो जाता है। वो रिजिडिटी आपके अंदर आ जाती है, फ्री नहीं छोड़ते खुद को। तो एज एन जब भी हम बात करते हैं कि एफटीआई से पास आउट होते हो, तो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एफटीआई एक्टर्स के सर पे, जो इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट है, एक्टर है, उनके सर पे जो प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि वो एफटीआई से पास आउट है। अब उनको करना है परफॉर्मेंस। अब उनके मन में कहीं डर रहता है ये कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, तो ये टैग जो है मुझे जो मिला हुआ है, मैंने एक्टिंग सीखी है, तो कहीं वो बिगड़ ना जाए, या फिर मैं उसकी लाज बचा पाऊँ, ऐसे कहूँ। लाज बचा पाऊँ? हाँ, लाज, क्योंकि गलत करने की संभावना कम
चांसेस, मतलब सामने वाला जो डायरेक्टर होता है हाँ, वो हाँ। सोचता है कि नहीं करेगा ये गलती। नहीं, देखो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है वो होगी, क्योंकि आप समझो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपकी खुद की भी एक्सपेक्टेशन है। आप एफटीआई से हो, हाँ, ये आप लोगों को बाद में बोलते हो, खुद को पहले बोलते हो। तो ये प्रेशर, नहीं, मैं इसको देखो क्या होता है प्रेशर, ये वैसा प्रेशर नहीं है, ये वैसा प्रेशर नहीं है कि आप पे बहुत ज़्यादा खुद को साबित करने की बहुत बड़ी अथाह जिम्मेदारी है। वो पूरे तरीके से वो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। आप उस वक्त एक हद तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि यार प्रेशर नहीं है कि मैं एफटीआई से हूँ और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन एक हद तक इतना आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन मैं उसको इन अ गुड सेंस बोल रहा हूँ, एक बहुत ही हेल्दी प्रेशर मैं उसको बोलूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँगा। ठीक है, जैसे ये वैसी चीज़ है जैसे पीयर प्रेशर होता है कि सामने वाला अच्छा कर रहा है, यार मैं तो एफटीआई से हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो नहीं है फिर भी वो अच्छा कर रहा है। हाँ, 100%। या फिर इसको आप बिल्कुल दो एक्टर्स हैं जो एफटीआई के पास आउट है, आपका कोई क्लासमेट है या आपका बैचमेट है, वो आप दोनों सेम बैच के पास आउट है और सेम एक प्रोजेक्ट के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो, तो जब आप ये देखते हो कि यार ये अच्छा कर पा रहा है, सेम सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव कर पा रहा है, इतना बिलीवेबल काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वैसी टेंडेंसी होती है आपकी, वो एक्सट्रीम प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक ड्यूटी की तरह आप उसको लेते हो कि नहीं यार मैं एफटीआई का हूँ, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे बेस्ट ऑडिशन देना है, मुझे बेस्ट टेक देना है। क्योंकि अगर आप वो प्रेशर ले लोगे, जो लोग लेते हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो बहुत अच्छे से अपने ऑडिशन को क्रैक कर पाते होंगे या दे पाते होंगे या उस तरीके से अप्रोच भी कर पाते होंगे। एफटीआई में सारे एक्टर अच्छे निकलते हैं। मैं तुम पे किसी भी तरह का कटाक्ष ये नहीं कर रहा हूँ। आप एक बैच में आपके 10 लोग थे, 20 लोग थे, 15 लोग थे, वो सब इक्वली टैलेंटेड होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, किसी का प्रोसेस इस तरीके का होता है कि उसको बहुत जल्दी समझ में आता है। फिर मैं इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करता कि एक एक्टर का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन कैसे मेहनत कर रहा है आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है। मैं किसी की बंद कमरे की मेहनत देखने नहीं जा रहा। किसी का सेंस किसी चीज में अच्छा हो सकता है और किसी का सेंस किसी चीज में अच्छा। बिल्कुल हो सकता है, पर परफॉर्मेंस करते वक्त वो कहाँ यूटिलाइज। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, आपको सामने जाके परफॉर्म करना है। आप किसी चीज़ को समझ कितना अच्छा रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता, आपका इम्प्लीमेंट क्या है, सामने जाके प्रेजेंटेशन क्या है, कर क्या रहे हो आप। मेरे लिए ये मैटर करता है। मैं जब 2015 में एफटीआई में एक्टिंग से दिया तो उसमें एक सवाल आया था कि स्टार और एक्टर में डिफरेंस क्या है। मैं इसको सर्टन परसेंटेज तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, एक शुरुआती जो आपका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि आपको एक स्टारडम अचीव करना है, क्या किसी भी लेवल पे हो। एक हद तक आप स्टारडम के लिए आते हो, ये सच बात है, कौन स्टार नहीं बनना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चाहे एफटीआई जाओ, चाहे एनएसडी जाओ, चाहे किसी भी फिल्म स्कूल या ड्रामा स्कूल में आप जाओ, आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार आपको मालूम है कि आप एक्टर की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो वो तो आपको अचीव हो ही जाएगा, लेकिन स्टारडम एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं, आपको कब कहाँ कैसे अचीव होगा। एक्टर आप अपनी मेहनत से 2 साल में 3 साल में वो जो पर्टिकुलर कोर्स का टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप बन जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआती जो एक माइंडसेट होता है किसी का ट्रेनिंग करने का, वो स्टारडम को अचीव करने का तो बिल्कुल होता है, मेरा भी था। मैं ऐसे स्टारडम में बिलीव नहीं करता कि मेरा काम लोगों तक पहुँचे तो सही पर छुए ना, उनको कुछ महसूस ना कराए। तो ऐसा स्टारडम मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे साथ एक जस्टिस होगा, अगर मेरे को मिल भी गया तो। मैं सच बता रहा हूँ। मुंबई आगे ऐसा कौन सा वो टूटा कि मिथ बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कि कौन सा सपना टूटा कि जो जैसा सोचा था ये तो वैसा निकला ही नहीं। मुझे लगता है इसको बोलेंगे कि क्या गलतफहमी दूर हुई। हाँ, क्या गलतफहमी दूर हुई, तो क्या गलतफहमी दूर हुई मुंबई आगे। गलतफहमी थी नहीं कुछ पहले जो कुछ होती है ना कि बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं अपने यहाँ पे। जयपुर में बंगलोज को बंगलोज बोला जाता है, वहाँ पे बंगलोज बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो ऐसा कुछ टूटा हो, गलतफहमी खत्म हुई हो एज एन एक्टर। हाँ, एज एन एक्टर भी, एज एन मुंबई में जो भी दूसरी चीज़ें हो उन पे। नहीं यार, मुंबई तो जो सुना था, सपनों का शहर, माया नगर, वो तो खैर है ही वो।
और इस तरीके के घर, इस तरीके की बिल्डिंगें पहले तो देखी नहीं थी भाई, जब गए नहीं थे उससे पहले तो कहाँ देखेंगे। जयपुर में भी एक लिमिट है बड़े बंगलों की या बड़ी बिल्डिंग की, तो ऐसा तो नहीं देखी थी, लेकिन जब देखा समंदर ऐसे कभी देखा नहीं था, ठीक है। और अपन तो हमेशा पैसेंजर ट्रेनों में बैठे हैं, लोकल ट्रेन देखी कि हाँ भाई जो इतने शॉर्ट डेस्टिनेशन पे भी पहुंचाती है, इतने सारे स्टेशंस भी होते हैं, एक शहर में इतने सारे स्टेशन होते हैं, एक ये चीज़ समझ में आई। और शाहरुख का घर देखा? शाहरुख का घर, हाँ देखा शाहरुख का घर। वैसा ही है या टीवी में दिखाता है? नहीं वैसा नहीं है जैसे टीवी में दिखाते हैं। तो कैसा है? काम चलता रहता है यार, जब देखो जब काम चलता रहता पर है। भीड़ तो बहुत रहती है शाहरुख के घर के आगे। समझ में ये नहीं आता शाहरुख का घर है भी कि किसका घर है, मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आया। मैं बहुत ढूंढता हूँ शाहरुख का घर देखकर कि भाई सच में शाहरुख का घर है क्या, पर वो घर के पीछे घर, उसके पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग, अब वो कौन सा घर शाहरुख का है वो तो समझ में आता नहीं है। तो कोई बड़े एक्टर के साथ काम किया अभी तक, मतलब 8-9 प्रोजेक्ट जो भी किए? हाँ मतलब अभी तक का जो सबसे बड़ा काम है वो मैंने किया है बड़े एक्टर की, जहाँ तक बात है मनोज वाजपेयी के साथ। कैसा एक्सपीरियंस? यार वो कमाल आदमी है यार। कैसे मतलब डिस्क्राइब तो ये कर सकते हो उस आदमी के बारे में कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि यार किसी को एक्टर के साथ में काम करते वक्त सच में मैजिक जैसा कुछ महसूस होता है, मैजिकल फीलिंग होती है। क्योंकि वो एज एन एक्टर जब वो स्क्रीन पे आता है या काम कर रहा होता है ना, तब वो मतलब कर रहे होते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं वो, ठीक है। जो उससे पहले मैं सिर्फ सुनता था। इरफान साहब के साथ अगर काम करने का मौका मिलता तो उनके सामने भी वो चीज़ मेरे को महसूस होती है, के मेनन हो गए उनके सामने महसूस होती। मनोज वाजपेयी साहब के साथ में जब काम किया तो मेरे को लगा कि हाँ यार ये बंदा मैजिकल फीलिंग देता है। उनका हर रीटेक डिफरेंट है, अच्छा, उसकी अप्रोच डिफरेंट है। मैंने डिस्पैच की उनके साथ में, रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था लेकिन जितना टाइम उनके साथ ही था, उनके साथ में था सीन मेरा, लेकिन जितना मैंने शूट किया उनके सामने या उनके साथ में, तो उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बड़ा स्टार है, बड़ा एक्टर है, तो एकदम से सरेंडर नहीं करेगा खुद को, लेकिन किया उन्होंने मेरे को मौका दिया कि भाई तू कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, कुछ गुंजाइश है तो तू कर, मैं सपोर्ट करूँगा। पर उनने एक बार ऐसे भी तो बोला था कि तुम वो वाले एक्टर तो नहीं हो ना, ऐसा कुछ भी तो बोला था। वो स्टार्टिंग में हुआ था जब मैं पहले मतलब मैं जिस दिन पहुंचा सुबह उनके पास में, तो हम पहला सीन शूट करने वाले थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि अच्छा तू है क्या। मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया, तो बोले तू है क्या, मैंने कहा हाँ सर। तो यार कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मैं नर्वस हो जाऊँ। तो मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा सर आप मतलब मेरे को समझ में नहीं टांग खींच रहे हो कि क्या कर रहे हो। वो क्या होता है ना यार कि मैं नए एक्टर जो आते हैं, यंग एक्टर्स, उनके सामने थोड़ा घबराता हूँ क्योंकि वो कुछ भी कर देते हैं। मैंने नहीं सर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस सुनूंगा आपको, आप बस जो भी आपका एक्शन का रिएक्शन होगा मैं बस वो दूंगा और मैं रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो बस ये बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरा स्पेस दिया, पूरा चांस दिया कि मैं अपनी तरफ से क्या क्रिएटिविटी ऐड कर सकता हूँ, क्या इनपुट डाल सकता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। ज़्यादातर सीन जो थे वो इम्प्रोवाइज थे, जो स्क्रिप्टेड सीन थे उनके अलावा, और काफ़ी रिएक्शन थे जो बहुत ही ऑन द स्पॉट हमारे थे, बहुत ही ऑर्गेनिक थे। तो पहला शूट भी ऐसे ही मतलब मिला हो कोई? कौन सा शूट था वो पहला जो पहली बार मिला था? यार पहला प्रोजेक्ट था 100 लारा दत्ता के साथ। उसमें वो ऑर्गन ट्रेडर्स नहीं होते हैं, मतलब जो इलीगली आपके ऑर्गन्स को बेचते किडनी और ये सब निकाल करके बेचते हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर था लैकी। मैं बहुत टाइम तो पता नहीं चला वो लकी है कि लैकी है। तो किया, वो एक कैरेक्टर था उसमें, और वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि लारा दत्ता थी। हाँ मजा पहली बार में लारा दत्ता को देखा? हाँ देखा ना, सुंदर लगती है। अब कह सकते हो पहले तो बड़ी उस पर ही देखा था यार, बड़े पर्दे पे ही देखा है। और सामने से देखने का मेरे को मतलब मनोज वाजपेयी भी है, लारा दत्ता ये जिसके साथ भी काम किया हो। मनोज वाजपेयी ज़्यादा सुंदर लगे मेरे को है। लारा दत्ता तो हार्ड वर्किंग है जैसा, काम वर्किंग है, वो काम रहते हैं। हार्ड वर्किंग है या नहीं पता नहीं, लेकिन काम रहते हैं, बहुत काम वर्किंग है। अभी तो मैंने पॉडकास्ट देखा उनका, तो वो मेडिटेशन की ज़्यादा। हाँ वो शायद उस वजह से ही होगा यार, लेकिन बहुत ही रिलैक्स है वो आदमी। और लारा दत्ता भी बहुत, मतलब जब वो सीन में आ रही थी, सामने आ रही थी, तो बहुत
मतलब वो अपन एक टाइम के बाद में इतना देख लेते हैं ना यार, वो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, उसके बाद में उतनी ब्यूटीफुल है, तो अपन थोड़ा सा उससे ऊपर हट के देखते हैं कि हाँ यार, कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत है, मैं ये सोच रहा था कि यार ये लारा दत्ता है, मैं लारा दत्ता के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, और ये मतलब हमारा सीन मतलब सामने जो भी इनके सवाल जवाब है, जो भी है, रिएक्शन एक्शन जो भी है हमारे, तो वो वैसा सा फील था कि मतलब जो उन चीज़ों से काफ़ी अप हो जाता है। और जैसे अभी की फिल्में आई है, कौन सा फेवरेट एक्टर्स हैं तुम्हारे जिनको देख के सच में मज़ा ही आ जाता है? यार फेवरेट एक्टर्स, यार चक्कर बताऊँ ना, अब थोड़ा सा ये चीज़ें भी ना मतलब उतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती कि कोई मतलब फेवरेट एक्टर होना ही चाहिए, एक या दो या चार। नहीं, किसका काम पसंद आता है? हाँ, वैसे अगर मैं बोलूँ तो फेवरेटिज्म एक टाइम तक था, जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो दिलीप कुमार मेरे को बहुत पसंद थे, लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों को ऐसा काम करते देखा, चाहे वो वेस्ट के एक्टर हो चाहे यहाँ के हो, तो जयदीप भाई का काम बहुत पसंद है, जयदीप अहलावत का। कौन सा काम? जयदीप भाई ने पाताल लोक तो खैर है ही, पाताल लोक के अलावा मेरे को 3 ऑफ अस में भी वो पसंद आए, 3 ऑफ अस में मुझे बहुत बढ़िया लगा उनका काम। क्यों बढ़िया लगते हैं? मतलब जयदीप मुझे भी बहुत बढ़िया लगे, पर वो ऐसी चीज़ क्या है उनमें एज एन एक्टर जो इतना मतलब कनेक्ट कर पाते हो आप उनसे, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है? यार मेरे को ऐसा महसूस पाताल होता है, लोग तो मैं देखता ही उनकी वजह से। पाताल लोक में मुझे बहुत पसंद आया वो, महाराज 3 ऑफ अस में पसंद आया मुझे, महाराज में बहुत पसंद आया, महाराज ही थी वो, महाराज, एक महाराज है, महाराज में बहुत पसंद आए। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक एक्टर एक टाइम के बाद ना वो ईज, कैमरे के सामने जो ईज होता है, जो रिलैक्सेशन होता है, वो तो समझ जाता है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में भी एक ईज आ जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन या कामनेस या होल्ड या कंट्रोल, जो कहते हैं ना बहुत कंट्रोल्ड, बहुत काम परफॉर्मेंस है, बहुत कंट्रोल परफॉर्मेंस है, उनको जब भी मैं काम करते देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार ईज डिफरेंट है। चलो ये तो काम करते 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 आप अचीव कर लोगे, है ना, ईज आ जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा आपके पास, आप बहुत सहज दिखोगे कैमरे पे, लेकिन क्या होता है जो इंटरनल जो थॉट प्रोसेस होता है आपका, इंटरनलाइजेशन होता है एज एन एक्टर, जो भी आप करते हो कैरेक्टर को लेके, वो बहुत रिलैक्स है उनका। और मेरी नज़र में अच्छी एक्टिंग वो है जो आप सोच रहे हो वो आपकी आंखों में दिखे, जो थॉट चल रहा है, और फिर वो आपके डायलॉग के थ्रू या आपकी वॉइस के थ्रू प्रोजेक्ट हो। मेरे को तो यही समझ में आता है। अभी तुम मेरे से बहुत टेक्निकल डेफिनेशन पूछोगे एक्टिंग की, तो वो सबको पता है, वो आज सबको पता है, लेकिन मेरे लिए अच्छी एक्टिंग वो है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी आंखों के ज़रिए एक्सप्रेस हो रहा है और फिर वो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वो कन्विक्शन मेरे डायलॉग के थ्रू या मेरी वॉइस के थ्रू। एक चीज़ ऐसी भी होती है कि इमोशनली अगर हमको सीन समझ में आ गया है, हाँ, और हमने कैलकुलेशन भी दिमाग में कर ली इमोशनली भी कि इमोशनली ऐसे छोड़ूंगा मैं अपने आप को, पर क्राफ्टिंग अपना साथ नहीं दे रही, क्योंकि हमारा क्राफ्ट इतना मजबूत नहीं है कि वो एकदम साथ दे जाए एक्यूरेटली, जिसी हम इमोशनल उसमें है बाउंड्रीज। क्राफ्ट, देखो क्राफ्ट को यार अगर मैं बहुत लेमैन के तौर पे इस पे बात करता हूँ, हाँ मैं बहुत ही लेमैन के तौर पे इस पे बात करना चाहूँगा कि क्राफ्ट मेरी नज़र में, मैं बहुत क्राफ्ट को ऐसे नहीं जोड़ूंगा कि एक एक्टर के लिए क्राफ्ट क्या होता है। हम सबसे पहले एक लेमैन के तौर पे समझते हैं क्राफ्ट क्या होता है। क्राफ्ट को सबसे पहले तो ये देखते हैं क्राफ्ट, ठीक है, उसका हिंदी मतलब क्या है, ठीक है, शिल्प, कौशल, किसी कार्य को करने की विधा या उसमें पारंगत होना, यही क्राफ्ट है, यही क्राफ्ट है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, चलो बहुत अच्छा शेफ छोड़ देते हैं, मैं अच्छा शेफ हूँ या मैं शेफ हूँ और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, बहुत अच्छी डिफरेंट डिशेस में एक्सप्लोर करता हूँ, तो ये मेरा क्राफ्ट है। मैं किस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल दाल मखनी बनाता हूँ, मैं दाल मखनी को 10 तरीके से अप्रोच करता हूँ। मैंने बोला ना एक अप्रोच है, अप्रोच मतलब एक प्रोसेस, एक जर्नी। मैं किस तरीके से मसाला कौन सा पहले डालूंगा, कौन सा बाद में डालूंगा, कौन सी चीज़ फर्स्ट ऐड ऑन करूंगा, कौन सी बाद में ऐड ऑन करूंगा, क्या करूंगा, क्या प्रिपरेशन करूंगा बेसिकली, तो मैं किस तरीके से उसको बनाऊंगा, पकाऊंगा, ठीक है। मैं कोई पोर्टर हो गया, कुम्हार हो गया जो बर्तन गढ़ रहा है, पेंटर हो गया जो पेंटिंग कर रहा है, मैं अच्छा पेंटर हूँ, मैं बहुत कमाल का काम करता हूँ, ये मेरा क्राफ्ट है, ठीक है। मैं एक पेंटिंग को अगर मतलब 10 तरीके से या 5 तरीके से उसे अगर मैं
अप्रोच करना चाहूँगा या उसे मैं बनाने की कोशिश करना चाहूँगा, तो वो कौन कौन से तरीके होंगे जिनको मैं खोजूंगा, ये मेरा क्राफ्ट है। ठीक है, तो एज एन एक्टर क्राफ्ट है एक, मैं अभिनेता हूँ, आप अभिनेता है या कोई भी अभिनेता है, वो अभिनय करते हैं, उनकी जो विधा है, उनका जो कौशल है या किसी कार्य में निपुण होना, पारंगत होना, ये क्राफ्ट है। ठीक है, वो जो कौशल आपका है वो क्राफ्ट है। तो इसमें वो पैटर्न छूटता नहीं है कि इमोशनली तो मुझे सीन समझ में आएगा और इमोशनली मैं ऐसे ड्राइव भी करूंगा इस सीन को, ऐसे लेके भी जाऊंगा और क्राफ्टिंग मेरा साथ में दे। कई बार होता है, कई बार आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपके क्राफ्ट पे हो जाती है, तो आप क्या करते हो कि जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, जो इवेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे भटक जाते हो। कोई भी सीन आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई डेथ सीन आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ घटी होगी आपकी ज़िंदगी में, है ना। तो या तो आप उस जगह पे खुद को रख के देखोगे, पहली चीज़ जिसमें मेरा बिलीव है, आप मानो सिचुएशन में आपको सरेंडर होना पड़ेगा। जो भी सेंस मेमोरी, इमेजिनेशन, एक टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करेंगे एक्टिंग को लेकर के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो तो है ही, वो तो क्राफ्ट का हिस्सा है, तो आप उसको ऐड ऑन करेंगे। लेकिन बात है आप एज एन एक्टर किसी सिचुएशन में खुद को कैसे सरेंडर करते हैं, कैसे रखते हैं। ये वही वाली बात है, तुम्हारे जूते में मैंने मेरा पैर डाला है, तो मेरे को सिर्फ पैर डालने से काम नहीं चलेगा, मेरे को वैसा महसूस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा और कोशिश ही करता है एक्टर। ऐसा नहीं है कि वो एक कंक्लूजन पे पहुंच ही जाता है। वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके आइट साइड की कोशिश ही रह सकती है। एक्टिंग में परफेक्शन करने की बार बार कोशिश हो सकती है। देखो, एक्टिंग में परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये मुझे जितना भी मैंने काम किया है, जो भी मैंने एज एन एक्टर मेरी अप्रोच रही है या जो भी मेरा अभी तक का काम रहा है, इसमें परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, एक काम, एक परफॉर्मेंस, एक अच्छे एक्टर का कोई भी क्लिप या कोई भी फुटेज या कोई भी फिल्म, है ना, रील की बात नहीं करूँगा नहीं, रील में भी बहुत मन लगता है। नहीं यार, वो मेहनत थोड़ी मेरी समझ के बाहर है, लेकिन ठीक है, जो बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग कंटेंट आप बना रहे हो तो डेफिनेटली वो रील सराही जाएगी, क्यों नहीं सराही जाएगी। कहने का मतलब है कोई चीज़ जुड़े, कोई चीज़ महसूस हो, कोई चीज़ पहुँचे। ऐसे नहीं कि आपने बस कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, बढ़ाए जा रहे हो, है ना, चीज़ों की क्वांटिटी आपने भरसक उसकी पूरी कर दी है, क्वालिटी में आपका कोई ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशनैलिटी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ। आपने लाइफ को कैसे देखा है, ज़िंदगी कैसे जी है, ज़िंदगी के प्रति नज़रिया क्या है। इमोशनैलिटी में तो ये चीज़ें हेल्प करती है। ये चीज़ें कभी भी आप क्राफ्ट के थ्रू नहीं कर सकते। एक बार भाइयों बहनों क्या दोस्तों, एक दिन हम मुंबई में जा रहे हैं, तो पहली बार साहब वहाँ आते हैं, हम बांद्रा में पैदल चल रहे हैं, ये मैं और एक नीरज सैदाबाद दोस्ती है वो, तो हम पैदल जा रहे हैं, ये भाई साहब आगे जा रहे हैं, ईयरफोन कान में लगा रखे और ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे तो शाहरुख खान यही है बांद्रा में जो चल रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान को सोच के मैंने ये सब किया ही नहीं था। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पानी पूरा कैसे भरा, इसी को कहते हैं क्राफ्टिंग। तो FTI से निकलने के बाद ऐसा लगा कि अब तो जाते धूम मचा दूंगा, एक्टर बन जाऊंगा। हाँ यार, एक बार तो लगा। अच्छा, फिर बाद में जैसे सबको लगता है, फिर बाद में प्रैक्टिकलिटी आई सामने। नहीं, फिर जाते धूम मचाई भी भाई। निकलते 2 प्रोजेक्ट थे, एक ऐड था, एक वेब सीरीज थी। हाँ, अच्छा, इसी दौरान मिल गया। तो FTI एक्टर्स को ज़्यादा चांस मिलता है भाई। मैं तो ये मानता हूँ इंडिपेंडेंट से ज़्यादा ये भी है। एक हद तक एंटरटेन किया जाता है। एंटरटेन तो किया जाता है, इधर तो एंटरटेन ही नहीं कर रहा भाई साहब कोई। मैं खुद आज कर इंटरव्यू बना इसमें हाँ, बोल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, एंटरटेन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एक हद तक एंटरटेन किया जाता है, उसके बाद आपको आपका काम, मतलब आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाता है कि भाई ठीक है, काम आता है, वही कर लेगा। नेपोटिज्म होता है कि भाई एक बार तो आजा, फिर देख लेंगे, और अगर आपने अपनी पहचान छोड़ दी तो फिर आपको लेंगे। वही बात कर रहे हो आप, एक बार तो दे देंगे। तुमने नेपोटिज्म की बात क्यों की? मतलब कि भाई एक चांस तो मिल ही जाएगा कि चलो यार, आप जैसे मैं भी एक दिन इन्फोकस ले लूँ कि मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, तो मेरे साथ अगर 2 बंदे बैठे होंगे जो खुद ही बन के फिल्म मेकर बने हैं, और फिर तो वो बोलेंगे यार तू ही आ जा यार, समझ रहे हो। एक बार मेरे को चांस दे देंगे, अगर मैं बकचोदी करूँगा बोलेंगे तुम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। यही ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है ना। ऐसे ही ट्रस्ट एक बार आप पे किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में धूम मचा दी तो आपको दोबारा रिपीट कर रहे, 3 रिपीट कर रहे, ऐसा नहीं होता है।
लेकिन एक ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ यार ये काम जानता है, ये अपना काम जानता है, ये अपना काम कर देगा, क्योंकि ये पास आउट है। हाँ मैंने इस पे ट्रस्ट Trained दिखाया actor है। ट्रेंड एक्टर है, मेरा ट्रस्ट इस पे है, डायरेक्टर का भी ट्रस्ट होगा। नहीं मेरा ट्रस्ट तो FTI पे है। यही तो है। हाँ अब वो तो डिपेंड करता है कि जो वहाँ से है उसका तो खैर होना ही चाहिए ना यार, उसमें गलत क्या है। नहीं, होना भी चाहिए यार। हिंदुस्तान में अगर 10 ही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं शायद, तो नो डाउट होता ही है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है कि बैगेज नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। अच्छी बात है आप FTI से हो, आप NSD से हो, आप किसी भी ड्रामा स्कूल से हो या फिल्म स्कूल से हो, लेकिन बैगेज लेके मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिमाग में होनी भी नहीं चाहिए कि हाँ मैं तो वहाँ से हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और एक हाइपोथेटिकल सवाल है मेरे मन में जो है कि जिंदगी भर मान लो तो आपको स्क्रीन पे काम नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हें 50-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और तुम्हें जिंदगी भर थिएटर करना है, तो क्या कर लोगे? जिंदगी भर थिएटर कर रहे हैं और सिनेमा में काम नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो क्या ये ठीक रहेगा? हाँ यार बड़ा सोचने का विषय है ये तो। पर करनी तो एक्टिंग है, वो तो कहीं भी हो सकती करनी एक्टिंग है, बिल्कुल करनी एक्टिंग है और वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वही है, मैं इसके बारे में बहुत सोचूंगा और सोच विचार के अगर मैं किसी लेवल पे पहुंचा भी और मैंने सोचा कि चलो ठीक है थिएटर करने के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो फिर मैं अपना लेवल ज़रूर अप करूंगा उसके अंदर। मैं प्लेस वो चुनूंगा जिसमें बाकी में मेरी ज़रूरत है और मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है। अपने आप को एज एन एक्टर कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से लेने के नंबर 100 में से तो वो तो वही बात है परसेंटाइल की। 10 में से ये हर किसी से सेम ही पूछता और भी लोग से पूछते हो तुम्हें सवाल? हाँ, क्योंकि पता तो चल जाए, देखो स्वतः चेक हो जाए, स्वतः सही शब्द रहेगा मेरे हिसाब से। 10 चलो 10 दे देते हैं यार। नहीं, 10 दे देते हैं। हाँ पर 10 की रीजनिंग भी तो होनी चाहिए फिर। 10 में से 9 दूंगा मैं। एक क्यों घटा लिया? एक इसलिए घटा लिया ताकि घमंड नहीं है। एक्टर के लिए क्या मस्ट चीज़ है कि ये तो होनी चाहिए एक्टर बनने के लिए? यार ये तो हम सब थिएटर में भी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वैसे भी मतलब सभी बताते हैं इसके बारे में। बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें तो मस्ट है, होनी चाहिए। मतलब जैसे पढ़ाई भी है तुमने ना एक्टिंग, तो क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक्टर जो नए एक्टर्स आते हैं वो फेस करते हैं कि मैक्सिमम सब में ही होती है वो? पहली तो जल्दबाजी, मतलब उनको वैसी चीज़ें चाहिए कि हथेली पे सरसों उगाने वाली बात है। मतलब इतना इंस्टेंट मैगी नूडल की तरह कि यहाँ पे 2 मिनट में आप हमें रेडी कर दो, 2 मिनट में हमें मोनोलॉग करा दो, सीन वर्क दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो ये चीज़ें हैं यार, बहुत जल्दबाजी है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास गलतफहमी है, ये गलतफहमी है बहुत बड़ी कि उनके पास टाइम कम है, उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है। किसी के घर वालों ने अगर उनको एक मतलब सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन जो भी दी हुई है, और किसी तरह का कोई अल्टीमेटम उनके पास में नहीं है, फिर भी वो उनको जल्दबाजी इस बात की है कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। जो बातें मुझसे बच्चे करते हैं, ये जो यंगस्टर जितने भी यंग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, ये जो आकर के बोलते हैं, तो एक तो ये चीज़ है कि जल्दी से ज़बरदस्ती की जल्दबाजी है और ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है। तो कई बार ज़्यादा हुआ है डिजिटली, क्योंकि आदमी चक्कर ये ना कि जल्दी से बड़ा बनना भी चाहता है। हाँ, जल्दी से बड़ा बनना चाहता है, शॉर्टकट चाहिए। उनको ये समझ में आने लग गया कि हाँ भाई ठीक है, हम क्रिएटिविटी के हर लेवल को अचीव कर लेंगे रील बना करके, किसी भी तरह की रील बना करके, जो कि आजकल ज़्यादातर फर्जी रीलें बनती हैं, ठीक है। तो मैं उसे मतलब क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन उनकी नज़र में वो क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी रिसोर्सेज के साथ में अचीव की जा सकती है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इससे मुझे दिक्कत है। क्योंकि व्यूज़ भी जल्दी मिल रहा है ना उनको, अभी वो सीखेंगे कुछ करेंगे बट टाइम लगेगा। पर वही है ना कि ये हवा कब तक चलेगी, ये व्यूज़ की और सब्सक्राइबर्स की और फॉलोवर्स की। मतलब आप कुछ क्रिएटिव कंटेंट, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बना रहे हो तो ठीक है, समझ में भी आता है, लेकिन अगर आप एक फ़ोन ऑन करके सेल्फी मोड पे कुछ भी आपने कर दिया
और फिर उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहे। मैंने किसी से अभी ये सुना कि ये फिलोसफिकली है कि जैसे पैसा जो है ना बाय प्रोडक्ट है किसी भी आर्ट का। कहीं उस आर्टिस्ट ने बाय प्रोडक्ट को एम तो नहीं बना लिया, उस आर्ट को छोड़कर, या एक्टिंग हो या कोई भी चीज़ हो गई, तो उसको एम तो नहीं बना लिया पैसे को, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और इसलिए जल्दीबाजी हो जाती है। हाँ, ये सही है, एक हद तक बिल्कुल सही है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि आप जिस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अब आपका ध्यान उस चीज़ को सीखने पर नहीं है, आपका ध्यान है उस चीज़ से मैं किस तरीके से या पैसा बनाऊं या अपने फॉलोवर बनाऊं या मोनेटाइजेशन करूं, किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे आप अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाने पे, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हो। मतलब जो आजकल के लड़के लड़कियां या जो भी जेंजीज ये जो है, ये जो करने लगे हैं, तो वो चीज़ है कि मेरी नज़र में मैं इसको ये ऐसा मानता हूँ कि यार आपको सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए जो आप करने आए थे या जो करने आए हो। आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि इस काम को आप कब सीखेंगे या सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे और इससे आप कितने पैसे कमाएंगे। क्योंकि एक चीज़ मुझे जो समझ में आई, इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग प्रोसेस कि आप कितने पैसे बना रहे हो, इट्स अबाउट कि आपको ये काम इतना आपकी लाइफ में रश है, इतनी एंग्जाइटी है, इतनी हरीनेस है कि आपको सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। मेरे ख्याल से फिर वो आप एक टाइम के बाद आप पैसे का भी यही सब्स्टिट्यूट देखोगे कमाने का, कि आपको कुछ काम बहुत शॉर्टकट में करना पड़े या करना ही नहीं पड़े, बस आपको ऐसे ही नेम फेम के नाम पे आपको पैसे मिल जाए। तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। हाँ, खतरनाक है, खतरनाक ये हो मेरे रहा है। विजुअली अभी मतलब किसी के थ्रू किसी ने मुझसे बोला, तो मैंने कहा यार ये भाई पर्दा खोल दिया मेरे दिमाग का इसने, क्योंकि अपन उसको ट्राई करें उस चीज़ को ज़्यादा, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा ना, नो डाउट। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो अगर आपने पैसे के ऊपर फोकस किया तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप करना नहीं चाहते थे ना। हाँ, वो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको इतना ऑनेस्ट तो होना पड़ेगा ना अपने साथ में कि आप ये कह सको कि नहीं यार, सच में मैं पैसे को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काम को फॉलो कर रहा था, मैं आर्ट को फॉलो कर रहा था, या मैं जो भी क्राफ्ट को जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन अचानक से आप इतने करप्ट हो जाते हो या इतने डिसऑनेस्ट हो जाते हो खुद के साथ में कि आपको एक ही एम नज़र आता है, वो है कि कैसे भी करके पैसा बनाना। क्योंकि वही कंपटीशन है, आर्ट सीखने का कंपटीशन कहाँ है अब, कौन कितने पैसे बना रहा है सब्सक्राइबर्स के थ्रू, व्यूअर्स के थ्रू। आप मैं देखता रहता हूँ जितने भी जो लड़के लड़कियाँ बैठे रहते हैं आपस में, यंग जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हों या इन्फ्लुएंसर्स हों, अब मुझे नहीं पता ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं और इनको इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है, तो इनसे इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है, मुझे वो कौन सी जनरेशन है जो इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है और ये क्यों अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो और फिर आप को सिर्फ आपका एक एम है कि हाँ भी ठीक है, आप टैली कर रहे हो कि तेरे कितने फॉलोअर, मेरे कितने फॉलोअर, तेरा कंटेंट कहाँ तक पहुँचा, आप रीच देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप बना क्या रहे हो, आप पहुँचा क्या रहे हो। तो कोई सेंस नहीं है उसका, और ऐसे पैसे कमा के आप कितने टाइम तक उसको टिका लोगे। सही बात है, पर ये ट्रुथ तो यही है। ट्रुथ ये है। तो अविनाश जी, हम करें अंत। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा गहन बातें भी कर ली है अपन ने जी। इतना गहन तो मैं जाता ही नहीं इंटरव्यू में। तो अब ऐसे ही किसी जो नए एक्टर है उसको क्या मतलब कैसे कन्विंस करेगा वो, या क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। मतलब फेलियर अगर आया आपके इससे तो फिर बहुत वो शायद दाग कर देगा आपके जीवन को, ये भी। हाँ बिल्कुल कर देगा। तो ये इस समय में जैसे अगर टीचिंग करते हो तुम, तो उस तरह से कैसे गाइड करोगे कि ये चीज़ करी जा सकती है मेरे हिसाब से कि बन सकते हो आप। मेरे को ऐसा लगता है एक्टिंग का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको सबसे पहले तो मतलब मैं उसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो तुम खुद से पूछो कि तुम सच में ये काम मतलब तुम्हारा पैशन है, तुम्हारी दीवानगी है इस काम में, तुम्हारा मन लगता है, तुम्हारा प्यार है, इसलिए करना है, या तुम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते इसलिए करना है, या फिर सिर्फ इसलिए करना है कि ठीक है
इंस्टाग्राम की लहर चल रही है, रीलें बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिल्में नहीं कर पाए तो कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अगर ये सोच के कर रहे हो तो मत आओ, तो नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को सच में एक्टर बनना है, उसके बारे में सोचना है, तो उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि यार मेरे को सबसे पहले एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे तैयार होना है, एक डिफरेंट एक्टर के तौर पे तैयार होना है, मुझे खुद को खोजना है। वो कहते हैं ना सेल्फ डिस्कवरी, खुद के सोल को, आपकी परफॉर्मेंस में वो सोल कहाँ से दिखेगी? जब आप अपनी सोल को नहीं झकझोरोगे, नहीं तराशोगे, तो फिर वो कैसे दिखेगा आपकी परफॉर्मेंस में? तो सबसे पहले उसको ये जानना चाहिए कि भाई मैं क्या वाकई में सही यही काम करना चाहता हूँ, क्या मैं सही जगह हूँ? और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर मेरा इस काम में कुछ नहीं हुआ तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा, मैं भटक जाऊंगा, या किसी और काम में दिल नहीं लगेगा, या मैं उदास रहूंगा, या और चीज़ें मेरे साथ और बुरी हो सकती है, तो आ जाओ। वरना सिर्फ ट्राई करना है, 6 महीने देखते हैं, फैसिनेशन में देखते हैं, इन्फ्लुएंस हो गए इसलिए आना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल मत आओ, क्योंकि अनसर्टनिटी हमेशा रहेगी, भर के है। इस फील्ड में ज़्यादा है। इस फील्ड मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है। पता नहीं ये बातचीत सुन के शायद कोई उस तरीके से भी सोचेगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री का जो फील्ड है, और उसमें भी अगर आप एक्टिंग की बात करोगे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा अनसर्टन फील्ड है, जिसमें और सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इससे मुश्किल दुनिया का कोई और काम है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो, जो एफर्ट आप इतने सालों से मारते आ रहे हो, उसका रिवर्ट आपको कब मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, आपको पता ही नहीं। जब मिले भी ना, मिले नहीं मिले, और एकदम से भी मिल जाए तो कोई और एकदम से मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? कभी ऐसी दिक्कत आई है फाइनेंशियली मुंबई में रहते हुए कि सब पैसे नहीं बच रहे हैं, जैसा स्टोरीज में होता है कि भाई बचे ही नहीं है और चारों तरफ से ब्लॉक हो गया है मामला कि यार अब कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा? हाँ यार, हुआ है, बहुत हुआ है। कई बार सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते थे, सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। मैं भी उन्हीं लोगों में से आता हूँ जो कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों से ना लें। ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड मेरा रहता है कि मैं घर वालों से पैसे ना लूँ, या मैं ज़बरदस्ती किसी तरह की हेल्प ना लूँ, अपने लेवल पे पूरी कोशिश करूँ। लेकिन वो कॉमन है, वो डेज वो देखने पड़ते हैं। हेल्पलेस हो जाता है, हेल्पलेस आप फील करते हो, आपको ऐसा भी लगता है कि यार छोड़ दूँ, चला जाऊँ। नहीं, भगवान की दया से मेरे को ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ कि छोड़ दूँ, चला जाऊँ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं बिल्कुल सरेंडर कर देता हूँ खुद को, क्या होगा जो देख लेंगे। ठीक है, मुझे मालूम है कि कल काम नहीं है, या आज ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इवन कोई बहुत ही मुश्किल टाइम आप देख रहे हो, बहुत ही मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो, तो मैं सरेंडर करना पसंद करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने को काम आता है, अपन ईमानदारी से अपने एफर्ट करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी हुई है कई बार। बाकी अच्छा सिनेमा देखना ज़रूरी है यार, अच्छा लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना ज़रूरी है। सिर्फ उठना बैठना नहीं, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली लाइफ में कुछ काम कर रहे हो तो कुछ नया सीख नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। चलो तो दोस्तों, ये बात ये है कि इस चीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट ही है, और शॉर्टकट लिया तो और लॉन्ग कट हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट लिया तो शॉर्ट हो जाओगे। लॉन्ग कट ही शॉर्टकट है, कुल मिला के ये बात है ना, लॉन्ग कट ही शॉर्टकट है। चलिए, और मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे इरफान खान जयपुर से निकले, तो इस बार अविनाश सोनी निकले और खूब काम करें, तो मज़ा आया। प्रोसेस जारी है, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में अभी हम भी, आपको भी धन्यवाद बहुत, और बहुत मज़ा आया। इन्फॉर्मेशन थी जी, बहुत सारी चीज़ें थी जो समझने को मिली या सीखने को भी मिली, मुझे भी। थैंक यू। चलिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भरत साईं को कि वो इतना शूट कर लेते हैं इधर से उधर जाते हुए आते हुए, वैष्णवी शर्मा को कि वो जुड़ी रहती हैं और अपना डायरेक्शन बरकरार रखती हैं, और चलचित्र क्योंकि सपोर्टेड बाय चलचित्र है ये चैनल, इतना काम करने के बाद वो इंटरव्यू तक भी पहुंचा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को धन्यवाद जो भी इस इंटरव्यू को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक बार है ना, तुम दोनों को बता दे कि तुम दोनों कौन रिलेशन बता दे। तू बता देना। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो अविनाश के साथ मैंने पहले भी प्लेस वगैरह किए हैं। 2015
2015 से ना 2014 से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में प्लेस किए हैं और 10 साल हो गए अब करीब करीब जानते हुए। मुंबई के पहले जयपुर में मज़ा आया साथ काम करके, पर ऐसा लगा ही नहीं था कि इतने दिनों बाद बैठ के इंटरव्यू कर रहे होंगे, पर ये भी सही है। और रोज़ ये बातें करते हैं, अब कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो जाए तो बढ़िया ही है। वो पुराने जब 10-20 साल बाद देखेंगे तो ठीक ही लगेगा कि जब आएगा भाई, मज़ा आएगा है ना। ठीक है, मैं थैंक यू नोट मैंने सबको दे ही दिया है और ये बहुत मुश्किल काम होता है, पर ठीक है, करते करते चीज़ें समझ आती है। और फिल्म मेकिंग जैसे प्रोसेस है यार, क्यों 1-2 टेक तो ले लिए थे अपन ने दूसरे। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू भाई, मज़ा आया उससे बातें करके। चलो घूमे निर्मल का। और भाई ये देख कैसा हो गया।